हेलो एवरीवन। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने हिंदू पेपर एनालिसिस की ओर। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस न्यूज़पेपर में और उसके बाद हम लोग उसे एनालाइज करेंगे। सो एज यू कैन सी दिस इज मार्च 20 2022 द संडे न्यूज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आइडेंटिफाइंग। तो इंडिया जापान सेट टारगेट फॉर 42 बिलियन इन्वेस्टमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? इंटरनेशनल रिलेशंस and economic measure and economic cooperation between the two countries. After that there was no much news on first page. दूसरी पेज पे चलते हैं तो इस पे भी कोई खास न्यूज़ नहीं था। तीसरे पेज पे एक ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत केस स्टडी टाइप का है। कोश्यारी रिफ्यूजेस टू क्लियर इलेक्शन फॉर स्पीकर पोस्ट। ओके, स्पीकर के पोस्ट के लिए उन्होंने इलेक्शन को ये करते और एक साल से महाराष्ट्र असेंबली में जो है स्पीकर है नहीं, पोस्ट वैकेंट है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या है, कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें गवर्नर के क्या पावर्स है। ओके, दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी। यंगस्टर इन थ्रोज ऑफ अ फास्ट स्प्रेडिंग ड्रग मेनांस। केरला का केस स्टडी है जहाँ पे यंगस्टर ही विक्टिम और यंगस्टर ही परपेट्रेटर्स भी हैं। ओके, फाइन, हम लोग देखेंगे क्या है इस आर्टिकल में। एक अच्छा आर्टिकल था। उसके बाद आते हैं ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट गिव्स जिटर्स टू ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। एक्सपेक्टेड लाइंस पे है क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है सप्लाई चेन में सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स वाले सेक्टर में। इसके अलावा तो कुछ इस पेज पे खास दिख नहीं रहा था। फिर 7 नंबर पेज पे आते हैं, इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। 8 नंबर पेज पे हमारे वेंकैया नायडू जी ने, वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ बताया एजुकेशन को लेकर के। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया, मकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर ये एक इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इन्वायरमेंट का इस न्यूज़ में क्या है कि गोल्डन लंगूर के हैबिटेट में क्या डिक्लाइन आ रहा है, उससे गोल्डन लंगूर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। और जानेंगे क्या गोल्डन लंगूर इंडिया में इंडेमिक है या फिर ये इंडिया के बाहर भी पाया जाता है। ओके, उसके बाद इस पेज पे कुछ खास नहीं था। ये रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया, पता हम लोग देखेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। फाइन, उसके बाद ये साइंस एंड टेक पेज हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आते हैं तो आप उसमें देखें, उसका लिंक हम डाल देंगे इसी वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये रीजनेबल अकोमोडेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, इसका डेरिवेशन कहाँ से, इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस है इस पे, और क्या ये हिजाब जजमेंट जो आया है कोर्ट का उसमें ये लागू होता है नहीं होता, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, ये एक है WTO नॉर्म्स IPR वेवर पुश, जो यूरोपियन यूनियन अभी हाल फिलहाल में कहा है कि इसको प्रॉपर IPRs को हटाएंगे और कोविड ड्रग्स के लिए, लेकिन बाकी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा इस सब में नहीं हटाएंगे। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं ऑथर्स, ठीक है। यूक्रेन क्राइसिस किस तरह से इंडियन बैंक्स को अफेक्ट करेंगे, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, जनरल आर्टिकल है समझाने के लिए कि किस तरह से एक डोमिनो इफेक्ट इंडियन बैंक्स पे भी आ सकता है और चैलेंजेस क्या वो पोज करेगा इंडियन इकोनॉमी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमी को लेकर के। इसका NPPA का नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का क्या रोल है ड्रग्स प्राइसेस फिक्सेशन में, ये देखेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद तो इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट खास न्यूज़ नहीं था। एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि बाइडन के कोविड रिस्पॉन्स का टीम जो है, चीफ जो है वो बिहार से है, ठीक है। तो बस इनका नाम जान लेंगे हम लोग। उसके बाद ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू राइज दिस ईयर। तो ऑयल इम्पोर्ट्स, यूएस इंडिया को ऑयल बेच रहा है और कह रहा है कि रशिया से ना ले, तो हम लोग समझेंगे ये डुअलिटी क्यों है, ये डाइकोटोमी क्यों आ रही है। ओके, उसके बाद इस पेज पे कुछ नहीं है। उसके बाद स्पोर्ट्स पेज है। स्पोर्ट्स पेज पे आमतौर पे बहुत रेलेवेंट न्यूज़ हमारे लिए नहीं होते। अच्छा, एक ये है स्टेप वेल क्या होता है और इसके क्यों ये हैदराबाद और तेलंगाना और ये प्लेटू रीजन में इतना ज़्यादा पाया जाता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। और फाइनली इसी के साथ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस खत्म होता है और हम लोग बढ़ते हैं एनालिसिस की ओर। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट न्यूज़। पहले न्यूज़ की तरफ आते हैं। इंडिया और जापान ने सेट किया टारगेट $42 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का। जैसा कि हमें पता ही है कि जापान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन समय के साथ बनते चले गए हैं। और दूसरा बात यह है कि क्वाड में होने के कारण जापान भी इंडिया से बहुत कोऑपरेट करने लगा है। तो क्वाड एक फैक्टर है कन्वर्जेंस का। और उसके अलावा क्या फैक्टर है, इंडो जापान रिलेशंस में एक चाइना कंटेनमेंट फैक्टर भी है, ठीक है। ओके, और इसमें इसी के तहत आप देखिए कि LAC पे जो भी यहाँ लिखा हुआ भी है। ओके, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट और LAC सिचुएशन दोनों पे बातें हुई है, ठीक है। तो अब इसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडिया जापान सेट किया टारगेट 42 बिलियन इन्वेस्टमेंट का ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फाइन, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, तो अगले 5 साल में ये करने का इनका प्लान है। फाइन, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में। लेट्स मूव फर्दर। देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल है, इस पेज पे तो कुछ था नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ भी कुछ नहीं है, ये है एक, ठीक है। क्वेश्चनी रिफ्यूजेस टू क्लियर इलेक्शन ऑफ स्पीकर पोस्ट। अब ये क्या है भाई, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, हाउ कैन ही रिफ्यूज टू क्लियर इलेक्शन रिलेटेड मैटर, ओके, रिलेटेड मैटर, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड इज कि लास्ट एक साल से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है कि महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर ही नहीं है, ओके, स्पीकर नहीं है। स्पीकर क्यों नहीं, और ये क्या हो गया, ये मैटर अब सबजुडाइज हो गया। ये क्या है, मैटर सबजुडाइज है, ओके। और इसके कारण क्या हो रहा है, इस मैटर के सबजुडाइज होने के कारण क्या हो रहा है, गवर्नर ने कहा है कि जब तक मैटर सबजुडाइज रहेगा तब तक वो कैसे इलेक्शन के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो यही है पूरा पूरा यही प्रॉब्लम, यही पूरा चैलेंज है, कंट्रोवर्सी कहिए कि गवर्नर वर्सेस इस काउंसिल, ओके, ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। Maharashtra Assembly Speaker post has been lying vacant for more than 1 year now for Governor Bhagat Singh Kishori and the opposition Bharatiya Janata Party have it their way. It is likely to stay vacant for some more time, ठीक है। Despite the ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है। कारण क्या है, citing the ongoing case in Supreme Court filed by BJP legislator गिरीश महाजन, ओके। तो क्या इन्होंने साइट किया कि ऑनगोइंग जो कोर्ट में केस चल रहा है वो प्रॉब्लम है, फाइन, ये हो गया खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। Okay, again, very good case study. Youngster in throes of fast-spreading drug menace. Look, Kerala. किस एज में है, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन में, ओके। अगर आप किसके बारे में नहीं पता है तो आप जाके एक बार रोस्टोव मॉडल को शॉर्ट में पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोस्टोव मॉडल। अब हो क्या रहा है कि दिस इज देयरफॉर केरला जो है ये क्या है, कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी हो गई है, मोर और लेस, ठीक है। वेरी वेरी मच कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, ओके। और इस स्टेज में होता क्या है कि पैसा बहुत ज्यादा होता है किसी भी स्टेट के पास या राज्य के पास, ठीक है। तो पैसा ज्यादा होने के चलते क्या होता है, कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, यूज एंड थ्रो मॉडल का डेवलपमेंट होता है, और इसी के साथ जो है ये मेनास जैसे ड्रग मेनास है ना, ये सब बढ़ने लगते हैं। और वही बात केरला में भी हो रहा है। हो ये रहा है कि अब इस लाइन का क्या मतलब है, व्हाट इज अलार्मिंग इज दैट इन मेनी केसेस केरला यूथ एज मच एज विक्टिम आर परपेट्रेटर्स, ओके। होता क्या है कि यूथ को ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी करा रहा है। यूथ मतलब क्या हो गया, सेलर भी हो गया, और यूथ क्या हो गया, बायर भी हो गया। तो यूथ मार्केट भी, और यूथ जो है मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है, फाइन। और पहले क्या होता था, जब तक इससे पहले वाले डिकेड में, कि कैनबिस, ओके, गांजा एक्सेट्रा, ये सब ही ज्यादा यूज होता था, ठीक है, मोर यूज्ड। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट LSD, okay, then 2-3 more ducks, I don't know their name, I don't remember their name, let me see, it is here, youngster are victim, here it should be, yeah, look, MDMA, okay, LSD and ड्रग्स लाइक निट्राजेपाम प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंसोमिया। पहले क्या हो रहा था, पहले जो इंसोमिया और ये सब का ड्रग्स था, इंसोमिया और एंजाइटी का ड्रग्स था, उसको यूज किया जा रहा है। लेकिन अब सिंथेटिक ड्रग्स यूज किया जा रहा है, MDMA LSD, जो कि स्ट्रॉन्गर है और जो है इंटॉक्सिकेशन का स्ट्रॉन्गर है, और वो हल्का होता है। हल्का होने के कारण क्या है कि 50 ग्राम जो रखना था 5 ग्राम रखना पड़ेगा। 5 ग्राम रखने से उसको पकड़ाने का खतरा कम हो जाता है, यही है। और पैंडेमिक के ऑनसेट होने से क्या हुआ, इसका खतरा, इसका यूज और बढ़ गया है, ओके। जो यहाँ लिखा है गांजा कंटेंट, ठीक है, गांजा कंटिन्यूज टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। गांजा क्या स्टार्टिंग पॉइंट है यंगस्टर, और ये किसके तहत होता है, पीर प्रेशर के तहत हो जाता है, ठीक है। और थ्रू अफेयर्स, प्यार मोहब्बत में पड़ के लोग गांजा पीने लगता है, ठीक है। कोई पढ़ के पीता है, कोई किसी का छूट जाता है तब पीता है, लेकिन पीता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसके चलते, टेल टेल ऑफ द स्टिंग्स ऑफ। और होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंटल लेवल पे केरला में खासकर, चूंकि कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी डेवलप हो गई है, तो पेरेंटल लेवल पे वो केयर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इग्नोरेंस, और वो इग्नोरेंस जो क्रिएट कर रहा है उसके चलते और भी ज्यादा ये लोग शिकार हो रहे हैं, यंगस्टर, ठीक है। ब्रोकन फैमिली से भी जो है ये शिकार हो रहा है, मतलब कि सिंगल मदर गार्जियन पेरेंट है या फिर सिंगल फादर पेरेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो अपने चाइल्ड की मानसिक स्थिति की उतने अच्छे से परख नहीं पाते हैं, और उसके वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जिसके चलते या तो चाइल्ड बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, या फिर जो है वो ड्रग्स का शिकार हो जाता है। और दोनों ही केस में ये चाइल्ड के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चैलेंज इशू है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है इस पूरे केस स्टडी में कि अल्कोहल कंजम्पशन में आज का जनरेशन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कारण क्या है, जब पूछा गया तो जो कारण उभर के सामने आए कि एक तो उसका स्मेल जो है उसको आइडेंटिफाइबल बना देता है, ठीक है। उसके चलते फैमिली से उन्हें बच बच के रहना पड़ता है, फैमिली भी उन्हें
इस बात के लिए मना करती है, मतलब कि पकड़ा जाएंगे जैसे ही तो फिर फैमिली भी उसके अगेंस्ट हो जाएगी। तो वो कुछ ऐसा खोज रहे हैं। डिमांड किस चीज़ की हो गई यहाँ पे? डिमांड इस चीज़ की हो गई कि ऐसा चीज़ मिले जो कि स्मेल से ना पकड़ा है, जो कि साइट से ना पकड़ा है, ठीक है, जो कि टच से नहीं पकड़ा है, जो कि बेसिक सेंस ऑर्गन से ना पकड़ पाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात इकोनॉमी। गुड ब्रांड ऑफ अल्कोहल कॉस्ट द फॉर्चून। आप सबको पता है कि जब भी हम या कोई भी गुड ब्रांड ऑफ अल्कोहल लेते हैं तो उसमें बहुत पैसा खर्च जाता है, और जो सस्ती शराब होती है वो हेल्थ के लिए खतरनाक हो जाती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो महंगी शराब भी है, लेकिन सस्ती शराब जो है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। एक तो होती है कि उसमें सस्ती शराब, और एक नकली शराब। नकली शराब में तो मिथनॉल ही यूज़ कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है आपकी आंखें खराब होने की खतरा रहता है, ठीक है। उसके बाद है ड्राइविंग, उसको कहा गया अंडर ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस कैन लीड टू वन टू ट्रबल, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप शराब के नशे में ड्राइव करेंगे तो आपको जेल भी हो जाती है। तो इन सब से बचने का क्या तरीका है? ड्रग्स। तो लोग ड्रग्स लेने लगे, और ऐसा नहीं है कि बहुत एजेड उम्र के ले रहे हैं, इसका स्टार्टिंग 14-15 साल के बच्चों में ही हो जा रहा है। ये मैट्रिक पास बच्चे भी नहीं, 10th पास बच्चे भी नहीं, 8th 9th 6th 7th 8th 9th के बच्चे होते हैं जो कि ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। और एक्सटेंसिव यूजेस 20 से 22 के एज में, तो कॉलेज ग्रुप में। जो 10th में इंट्रोड्यूस होता है, 9th 10th 8th में इंट्रोड्यूस होता है, वो रेगुलर यूजर्स हो जाते हैं कब तक? जाते जाते कॉलेज जाते जाते। और कॉलेज में आमतौर पे आज के डेट में देखा गया है कि कॉलेजेस चूंकि हॉस्टल फैसिलिटीज है और लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो ये और भी परपेचुएट करता है पीर प्रेशर के अंदर, ठीक है। और ये देखिए, विद कैंपस फास्ट टर्निंग इनटू हंटिंग ग्राउंड्स फॉर ड्रग रैकेट्स। ओके, अब कैंपस में जो है कैंपस पुलिस के साथ में क्या कर रही है? हंटिंग ग्राउंड बन गई है ड्रग रैकेट्स के खिलाफ। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया सीयू सैट में, इसकी एक मुहिम चलाई जा रही है। सीयू सैट का क्यों एग्जांपल है? क्योंकि ये केरला की केस स्टडी है। ओके फाइन, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत इफेक्टिव केस स्टडी है अगर ये लिखा जा सके तो। चाइल्ड का ये एक तरह का ये क्या है? चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड स्लैश यंगस्टर अब्यूज, ठीक है। ये तो यूथ पॉपुलेशन का अब्यूज है। यूथ पॉपुलेशन कैसे भरमाया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट गिव जिटर्स टू ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। हमें पता है, ये बात तो एक्सपेक्टेड ही थी कि यूक्रेन इशू में सबसे बड़ा, यूक्रेन रशिया क्राइसिस में सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आने वाला है, वो है सेमीकंडक्टर्स। क्यों? यूक्रेन क्या मैन्युफैक्चर करता है? इंडस्ट्रियल ग्रेड नियॉन गैस फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। रशिया क्या प्रोड्यूस करता है? रशिया का इसमें क्या रोल है? रशिया एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पैलाडियम प्रोड्यूस करता है, और दूसरा रशियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो ये नियॉन गैस प्रोड्यूस करती है। ऐसे लिख देते हैं नियॉन गैस। इसको रिफाइन करके, ये जब रिफाइन करके यूक्रेन भेजा जाता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो रशिया यूक्रेन दोनों लड़ाई करने में है बिजी। तो यूक्रेन क्या है, तो ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? एक तो यूक्रेन को खुद ही नियॉन की सप्लाई नहीं मिल रही है, और दूसरा है कि जो भी इसके पास ओरिजिनली था वो खत्म हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम आने वाली है इसके। अब इंडिया में क्या होगा, इंडियन मार्केट्स में या वर्ल्ड मार्केट में क्या होगा? जो ओरिजिनली स्टॉक था, इसका स्टॉक अब डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। प्लस सप्लाई चेन क्लॉग्ड है, ठीक है। और इसके साथ क्या हो रहा है? राइज इन इन्फ्लेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स, ठीक है। और प्लस राइज इन फ्यूल इन्फ्लेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो रहा है, तो हर फ्रंट पे ये महंगा होते जा रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर, देखो ये जो होता है अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बहुत जगह होता है यूज, ठीक है। तो ये जहां जहां भी यूज होता है वो सेक्टर परेशानी में आएगा ही। ओके, क्लियर है? फाइन, इसको पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल सा आर्टिकल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसका देखते हैं ये न्यूज। इंडियन एजुकेशन, इंडियनाइज एजुकेशन। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का क्या कहना है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो क्या करना चाहिए? इंडियनाइज करना चाहिए। मतलब इसमें इंडियन एलिमेंट को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अभी तक जो हम इनके वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से जो इंडियन एजुकेशन अभी फिलहाल यूज में है, वो कैसा इंडियन एजुकेशन? उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो आज भी मिकाइलस माइन्यूट से जो है इंस्पायर्ड है, पहली बात। और इंग्लिश एज अ डोमिनेंट लैंग्वेज है, तो ये दोनों चीज एक प्रॉब्लम है। मदर लैंग्वेज में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, मदर लैंग्वेज में हम लोग को एजुकेशन नहीं मिल रहा। और दूसरा मैकाइलस माइन्यूट जो था, उसका एम क्या था? मैकाइलस माइन्यूट, पहले तो ये बता दें कि ये कब आया था? 1835 में आया था, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एम क्या था? टू क्रिएट क्लर्क्स फॉर EIC, ओके, इंडियन क्लर्क्स, ठीक है। तो एजुकेशन में उसी तरह से दिया गया। और आज भी हम देखते हैं कि एजुकेशन का मेन एम क्या? एजुकेशन का मेन एम है जॉब पाना। जबकि मैकाइलस माइन्यूट से पहले भी तो इंडिया में एजुकेशन था, लेकिन उस समय ये एम नहीं था। लेकिन जब से मैकाइलस माइन्यूट आया और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तब से क्या हुआ? एजुकेशन को जॉब से जोड़ दिया गया, जो कि हम, और इसी कारण आज तक ग्रेजुअल हमारा एजुकेशन सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन होता चला गया, ठीक है। इसमें मेन बात यही है कि हमें इंडियनाइज करना है एजुकेशन सिस्टम को। बाकी आप इससे पढ़ें, इसमें कुछ खास है नहीं।
एग्जाम रिलेटेड व्यू पॉइंट से मैकालेज माइन्यूट का एक है, तो इसका आप इसमें जान लें कि एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, कंट्रोवर्सी को ये क्या किया था, मैकेलेज माइन्यूट एंड किया था। ओके, तो इसको आप अपने स्टैटिक से पढ़ने, इसमें कुछ है नहीं ना। गोल्डन लंगूर, हम सबको पता है गोल्डन लंगूर का हैबिटेट कहाँ है, भूटान प्लस असम, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से है कुछ, तो ऐसे करके है नॉर्थ ईस्ट, फाइन। सो दिस इज योर भूटान एंड यू नो ऑल, लेट मी डिवाइड इट। ओके, सो दिस इज योर असम मोर और लेस। तो ये क्या है, असम है, और ये क्या है, भूटान है, फाइन। तो कहाँ होगी इसकी हैबिटेट, ये एरिया है इसके हैबिटेट का, फाइन। ये पूरा एरिया सब ये लंगूर के हैबिटेट का है, गोल्डन लंगूर का, फाइन। तो अब हो क्या रहा है कि एक तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट हो गया है, और दूसरा जो भी हैबिटेट था, मान लो इतना बड़ा हैबिटेट था, तो समय के साथ क्या हो रहा है, वो श्रिंक करता जा रहा है, फाइन। क्यों, क्योंकि ह्यूमन इंड्यूस लैंड यूज चेंज पैटर्न है, ठीक है, लैंड यूज का हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले तो इसका लैंड यूज चेंज पैटर्न के चलते क्या हो रहा है, इसका जो हैबिटेट है वो श्रिंक करता जा रहा है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है, हैबिटेट श्रिंकिंग के चलते, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं इसको, डिस्ट्रक्शन के कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और इसके चलते जीन पूल जो है इनका, वो जीन पूल स्टैग्नेशन हो गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये सब जो है, इनके पास कोई नया पार्टनर नहीं होता है, तो नया जीन पूल इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता इनके ऑफस्प्रिंग में, और नया जीन पूल स्ट्रिंग नहीं ये नहीं आने के कारण, नया जीन पूल नहीं आ पाने के कारण इनके ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग कि ये जो है नए बीमारियों से और नए तरह के खतरों को अगले जनरेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, और वो अगला जनरेशन इसलिए सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है पूरा इसका, ठीक है। आप इसे पढ़ लें, और मेन यही है इसमें कि लैंड यूज चेंज जो हो रहा है उसके कारण जो है क्या होगा, एक ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है, अगर लैंड यूज चेंज होता है तो होता क्या है एग्जैक्टली, तो इससे जो है लंगूर और मैन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज कर जाएगा, और कंजर्वेशन इफेक्ट्स हमें, कंजर्वेशन इफेक्ट्स जो है अब हमें इसके चलते क्या करना होगा, और इंक्रीज करना होगा। यही रेमेडियल मेजर है, ओके, फाइन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी आर्टिकल, ये जानना है गोल्डन लंगूर का हैबिटेट का असम की तरफ है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, गोल्डन लंगूर आर फाउंड इन द ये नीलगिरी एरियाज, ठीक है, on XYZ mountain in Nilgiri system. Either you know XYZ system or you have to know the golden langur. So it is better to know the golden langur, right? Now let's see. Hypersonic missile, एक फैक्ट सिर्फ जानना हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, इनका स्पीड जो है, स्पीड इनका क्या होता है, ग्रेटर देन मैक 5, मतलब 5 मैक से इसका ज्यादा स्पीड होता है। मैक क्या होता है, बहुत सिंपल है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बाई स्पीड ऑफ साउंड, ओके। तो इसके रेशियो को मैक कहते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 5 है, मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इज मोर देन 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। और रशिया ने जो मिसाइल मारा है वो 10 मैक पे मारा है, ठीक है, तो बहुत ही हैवी मिसाइलिंग की है, बहुत ज्यादा पावरफुल मिसाइल है ये। और अभी इस रेस में क्या है, यूएस और चाइना ही है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा इसमें आते हैं यहाँ एक ये रीजनेबल अकोमोडेशन का कंसेप्ट है। पहले एक छोटा वाला न्यूज देख लेते हैं, उसका इसमें लौट के आते हैं। ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू राइज दिस ईयर। अब देखो हो क्या रहा है, ग्लोबल इन्फ्लेशन, ठीक है, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस, ठीक है, दिस हैड लेड टू दिस इज अ विशियस साइकिल, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग दिस, ओके। अब हो क्या रहा है इसके चलते, प्लस फ्यूल क्या है इंडिया के लिए, फ्यूल हमारे लिए नॉन इलास्टिक इंपोर्ट्स है, ठीक है, हम लोग इसको करेंगे ही, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी दाम बढ़ जाए, हमें तो करना ही है इसे। अब हो क्या रहा है, और इसके साथ क्या है, प्लस सैंक्शंस ऑन रशिया, ये है बैकग्राउंड। अब इसके तहत डायनामिक्स क्या हो रहा है, और भारत है मार्केट, तो जो भी मार्केट होगा उसको सबको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करेगा, तो ये सब भी क्या करेंगे, ये सब भारत को कुछ ना कुछ बेचने की सब कोशिश कर रहे हैं। और यूएस क्या बोला है कि हम अब यूएस बोला है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को ऑयल, क्यों, क्योंकि इंडिया को जरूरत है। और रशिया उधर बोल रहा है कि हम सस्ते में देंगे ऑयल, तो इंडिया के लिए ऑप्शंस खुलता जा रहा है। लेकिन सब के सब क्या कर रहा है, मार्केट में अपना सामान ही तो बेचने की कोशिश कर रहा है, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, सऊदी हो, यूएई हो, सब अपना अपना तेल ही बेचने की कोशिश कर रहा है, वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल्स को, ठीक है। हम लोग बहुत बड़ा सेक्शन करते हैं, अबाउट 80% के आसपास जो है हम लोग अपना ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, तो 80% से ज्यादा ही बाहर से मंगवाते हैं। कहीं लिखा होगा इसमें, देखते हैं, कहीं तो लिखा होना चाहिए,
ओके, लगता है नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। अच्छा, अब एक जो और प्रॉब्लम आ रही है कि पूरा दुनिया क्या कर रहा है, न्यू दिल्ली को मतलब इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, हमारे स्टांस जो है हमने रशिया को ले रखा है, लेकिन सब कोई हमें ही तेल बेचना चाह रहा है। अब ये डुअलिटी समझ में आ रही है कि सबको अपना सामान बेचना है एक तरफ, उसमें कोई एथिक्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वॉर जोन में रशिया को इस प्लेयर से इस इक्वेशन से हटाने के लिए एथिक्स का सहारा लिया जा रहा था। दीज आर ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट वॉर इज करेक्ट, एनी ह्यूमन लॉस टू ह्यूमन लाइफ इज अ लॉस टू दिस एंटायर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन लाइफ हो या कोई भी किसी की भी लाइफ हो, उसका लॉस होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बिगर पिक्चर में हमें ये समझना होगा कि ये सब एक तरीका है। तरीका क्या है? यूएस चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट्स बिके, या यूएस क्या कोई भी एक XYZ कंट्री चाहेगा कि मेरे प्रोडक्ट बिके, और एबीसी अगर उसका एक कॉम्पिटिटर है तो वो चाहेगा कि एबीसी को किसी ना किसी तरह हटाए, आइदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा के हटाए या फिर एथिकल ग्राउंड्स पर हटाए, लेकिन उसको हटाएंगे। ठीक है, तो ये सेम चीज रशिया भी कोशिश कर रहा है। कैसे रशिया ये चीज कोशिश कर रहा है? डिस्काउंटेड ऑयल देकर के। ये सेम चीज यूएसए भी कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है? इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ा के, क्योंकि इन पे सैंक्शंस नहीं है और रशिया पे सैंक्शंस है, तो दोनों अपने अपने स्फेयर में इस चीज को अपने अपने तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया के पास ऑप्शन, इंडिया के लिए अच्छा ही है, इंडिया के पास ऑप्शन बच रहा है, बढ़ रहा है। और जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया को, इंडिया के स्टांस के लिए, वो लोग भी हमारे हेल्प के लिए नहीं आते हैं जब हम पर बालाकोट स्ट्राइक होता है, सॉरी, जब हम पर जो है हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, या फिर जब जो है हमारे यहाँ अटैक होता है, कोई भी हमें 1000 कट्स देने की बातें की जाती है, हमारा LAC डिस्टर्ब रखा जाता है, तो ठीक है, तो कोई हमारे पास नहीं आता है हेल्प करने के लिए। हम भी वर्ल्ड फोरम्स पे जाते हैं हेल्प मांगने के लिए कि हमारे लिए वोट करो। कोई आज तक काउंटर टेररिज्म का एक इंडिया ने जो दिया था प्रपोजल काउंटर टेररिज्म के लिए, वो आज तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये कह के ये टेररिज्म का डेफिनेशन ही नहीं मिल रहा है। और टेररिज्म का तो भी और बुरा हाल होता अगर यूएसए में अटैक नहीं होता 9/11 का। ठीक है, तो ये सब के सब जो है अंत में एक ही चीज पे बॉइल डाउन करता है, वो है ट्रेड रिलेशंस। ठीक है, जो जितना बेच सकता है, जिसको जितना बेच सकता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बेच सकता है या जिस प्रिटेक्स्ट पे बेच सकता है, वो बेच रहा है, और यही वर्ल्ड की सच्चाई है। ओके, यू हैव योर ऑप्शंस, यू हैव योर फ्रीडम टू हैव योर ओन informed decision. I'm not against it, I totally support it, but according to me it is just the trade, the underlying factor is trade and commerce, that is guiding all these things. Fine, so let's see, there is no more news. Now let's see those two articles. These are 2-3 articles, these are important articles. Now what is this reasonable accommodation, right? This has been in news for quite some time. ये reasonable accommodation होता क्या है और किस context में यूज होता है? ये कुछ बातें हैं, समझेंगे हम लोग, समझने की कोशिश करें क्या कहना चाहता है, कितने इसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट? लेट्स सी, देखते हैं इसको। रीजनेबल होता क्या है? देखो, अभी जो हिजाब जजमेंट आया है उसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बात मानने से ही इनकार कर दिया कि रीजनेबल अकोमोडेशन का जो प्रिंसिपल है वो इस केस में हिजाब पहनना जाए या नहीं पहना जाए PU के अंदर। नोट करने वाली बात है, प्री यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब स्कूल कैंपसेस जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर क्या ड्रेस कोड को रिलीजियस वे से यूज किया जा सकता है, मतलब ड्रेस कोड में रिलीजन का एलिमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये था डिबेट। ये नहीं था कि रिलीजियस एलिमेंट को आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्रीडम हमें आर्टिकल 25 देता है। ठीक है, जो भी हमारा राइट टू रिलीजियस कॉन्शियसनेस है वो देता है। लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 पार्ट 2 भी अप्लाई होता है, दैट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू द व्हाट वी से द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने हिजाब के प्रो हिजाब जो ग्रुप था, उन्होंने ये रखा था कि इन्हें जो है ये फैसिलिटी किस आधार पे मिलनी चाहिए? रीजनेबल अकोमोडेशन के आधार पर। लेकिन कोर्ट ने इसे साफ साफ मना कर दिया इसे मानने से। और इसके कारण क्या हुआ, जैसे कि यहाँ ऑथर लिखते हैं, दिस डिसीजन इफेक्टिवली अपहेल्ड द डिनायल ऑफ एंट्री टू स्टूडेंट वियरिंग हिजाब। ठीक है, तो इफेक्टिवली डिनाइल कर दिया स्टूडेंट को क्या? हिजाब पहनने से। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स फ्रॉम वियरिंग हिजाब, डिनाइल द एंट्री ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग हिजाब, दे शुड हैव रिटन प्रॉपर्ली स्टूडेंट एंट्री ऑफ स्टूडेंट इनटू XYZ यूनिवर्सिटी और इनटू द गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी वियरिंग हिजाब। ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए था। तो इसी से ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है, क्योंकि सही से लिखा नहीं जाता है चीजों को नेशनलाइज न्यूज़पेपर्स में भी। ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग things, but I am being critical of these things, and these two things are different. Means being criticizing a thing and being critical to a thing are two different things, right? So let's move further. Court rejected the argument in support of permitting Muslim wearing headscarves that was based on principle of reasonable accommodation. ठीक है, तो इस reasonable accommodation के आधार पे जो उन्होंने ये अपना तर्क दिया कि रीजनेबल अकोमोडेशन के आधार पर उन्हें परमिशन दी जाए इस चीज के लिए, हेड स्कार्फ पहनने के लिए, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, अब हम समझेंगे रीजनेबल अकोमोडेशन होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है जो बार बार न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। ठीक है, तो रीजनेबल अकोमोड wait a minute, what had happened? Okay, right. Okay, तो reasonable accommodation क्या होता है? Reasonable accommodation is a principle that promotes equality and enables
द ग्रांट ऑफ पॉजिटिव राइट्स एंड prevents determination based on disability, health condition और personal belief. It is used primarily in disability rights. देखें आप इसे पढ़िए, disability right सेक्टर में होता है। अब डिसेबिलिटी की राइट सेक्टर है क्या ये चीज, राइट? तो ये समझने वाली बात है। तो डिसेबिलिटी राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं पीडब्ल्यूडी उनके लिए होते हैं, फाइन, उनसे रिलेटेड ये राइट है, ना कि ये राइट किससे रिलेटेड है, ये राइट जो है एज पर नाउ ये रिलीजियस फ्रीडम ये सबसे रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, ये रीजनेबल अकोमोडेशन ये डिसेबिलिटी वाले पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी से, दिव्यांग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 ऑफ ह्यूमन कन्वेंशन ऑन राइट टू पीपल विद डिसेबिलिटी डिफाइंस रीजनेबल अकोमोडेशन एंड नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन एंड adjustments not imposing disproportionate or undue burden where needed in a particular case to ensure person with disability enjoying the disability the enjoyment or exercise of an equal basis with other all human rights and fundamental freedom। समझे, मतलब डिसेबिलिटी नेचर के कारण जो किसी पर्सन में डिसेबिलिटी आ गई उसको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके आए रीजनेबल अकोमोडेशन, कि उसको कम से कम इतना अकोमोडेशन तो दिया जा सके जिससे कि उसकी लाइफ आसान हो सके, है ना, जिससे कि वो चीजों को उसी एटलीस्ट उसी प्लेटफॉर्म पे जाके कर सके जिसमें एक बिना डिसेबिलिटी का आदमी उस काम को करता है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट रीजनेबल डिसेबिलिटी का। हाउ डज द प्रिंसिपल वर्क, आप इसे पढ़ें, बहुत आसान सा चीज है ना। इंडिया का क्या है, इंडिया में भी इसे किया है। इन इंडिया द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डिफाइंस रीजनेबल अकोमोडेशन एज नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट विदाउट इम्पोजिंग अ डिस्प्रोपोर्शनेट और अनड्यू बर्डन ऑन पर्टिकुलर केस टू इंश्योर पर्सन विद डिसेबिलिटी टू एंजॉय और एक्सरसाइज राइट्स इक्वालिटी विद अदर, ठीक है। तो इसका कहना यह है कि भारत में ने भी इसे एक्सेप्ट किया है कि हाँ उनको जो रिक्वायरमेंट है डिसेबल पर्सन को वो मिलना चाहिए। सुगम भारत इनिशिएटिव स्कीम है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए स्कीम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुगम भारत स्कीम है, बहुत इफेक्टिव स्कीम है, ठीक है। इसके अंदर लाइब्रेरीज खोली गई है जिसमें कि स्टेयर के साथ साथ वो लगाया गया है कि व्हील चेयर को रोल करा के ऊपर ले जाया जाए। तो इस तरह की चीजों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक है कि कहाँ तक डिस्प्रोपोर्शनेट और अनड्यू बर्डन नहीं आए पर्टिकुलर केस में, मतलब इतना तो कर ही देना है कि उनको दिक्कत ना हो और जो करके दे रहा है उसको भी दिक्कत ना हो। अगेन मध्य मार्ग की बात हो रही है। तो एक बात तो हम लोग इतने दिन के एनालिसिस में समझ गए कि जो मिडिल पाथ है, जो कि पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन है, वो सबसे बेस्ट पार्ट है गवर्नेंस के लिए, ठीक है। एक्सट्रीम पाथ कभी भी गवर्नेंस को नहीं कैरी करवा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। The appropriate government shall take necessary step to ensure reasonable accommodation of person with disability. Obviously, और ये डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है और सेक्शन 3 में क्या बताता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन को जो है से रिलेटेड बातें करता है और गवर्नमेंट को ये हिदायत दी जाती है, गवर्नमेंट से को बताया जाता है कि उन्हें इसके रिलेटेड स्टेप लेना है। अच्छा, कोर्ट ने यह भी माना कि इक्वालिटी ऑफ नॉट इम्पोजिंग इक्वालिटी नॉट ओनली इंप्लाइज प्रिवेंटिव डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स आप पहले ही से तैयार कर दें कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट किया जाए। इक्वालिटी सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे भी है। वो क्या है कि अगर कहीं पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप उसको रेमेडी प्रोवाइड करें, ठीक है, तो ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके, ये रिलेटेड है। नाउ अब देखते हैं आगे। एक कोर्ट ने यह भी माना है कि अगर फेलियर होता है रीजनेबल अकोमोडेशन करवाने में तो वो डिस्क्रिमिनेशन के ही बराबर है, ओके। और आर्टिकल 15 जो है इसमें सम वे में आ सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि आर्टिकल 15 कहीं भी नहीं बोलता है कि डिसेबिलिटी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। डिसेबिलिटी में हो सकता है कुछ ऐसा डिसेबिलिटी हो जिसके कारण उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा तरह का उसको बीमारी हो जाए जो कि कम्युनिकेबल भी हो और उसको किसी तरह से डैमेज भी करता हो, उसको ये बनाता हो, मे बी से मेंटली सिक कर देता हो, ठीक है। तो ये सब उस केस में तो डिस्क्रिमिनेशन करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 15 सिर्फ किसमें ओनली किसके आधार पर सिर्फ नहीं किया जाता है, RRCSP रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इनके आधार पर नहीं किया जाता है और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, लेकिन इनके साथ कोई छठा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है, उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी ये प्रो हिजाब ग्रुप थे जिन्होंने इसमें अपनी राय रखी, उन्होंने किस जजमेंट की बात की, उन्होंने बेस किया था अपना आर्गुमेंट टू साउथ अफ्रीकन डिसीजन that reasonable accommodation can be made for allowing minor variations to uniform to accommodate personal religious belief। तो उन्होंने इस डिसीजन को अपने आर्गुमेंट का आधार बनाया था, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट ने इसे, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसे मानने से साफ सीधे लफ्जों में मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे इस चीज को, और अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो आप ऊपर के कोर्ट में जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, रीजनेबल अकोमोडेशन के इस कॉन्सेप्ट को क्या वो एनलार्ज करती है और इसमें जो है बिलीफ और कॉन्शियसनेस को भी इंक्लूड करेगी क्या,
ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा, अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट की तरह ही आगे बढ़ के आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हमें कुछ ये बात समझ में आएगी कि किस तरह से इसे रीजनेबल अकोमोडेशन का यूज आज की डेट में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है और कैसे हम लोग इसको अपने आंसर्स में भी यूज कर सके। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत सोशल व्यू पॉइंट से, क्योंकि हमें देखना होगा कि किस तरह से कोर्ट इस पे क्या डिसीजन लेती है, और हमारे लीगल व्यू पॉइंट से भी, मतलब पेपर GS1 GS2 में दोनों में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विल द वॉर इन यूक्रेन रैटल इंडियाज बैंक? ठीक है, अब प्रॉब्लम देखो, डोमिनो इफेक्ट क्या आएगा यूक्रेन के वॉर से, ये समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। इज इट पॉसिबल और व्हाट और नॉट, ये कहने वाली बात है। यस, इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट। इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट ऐसा कुछ हो जाए। अब क्यों ऐसा हो सकता है, अब ये समझने वाली बात है। देखते हैं हम लोग तुरंत, अभी मैं थोड़ा सा इसको कर दूं, है ना। यस, नाउ लेट्स सी। ऐसा इसीलिए होता है कि देखो, हो एग्जैक्टली क्या रहा है वर्ल्ड में एग्जैक्टली ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक। रॉ मटेरियल्स घट गया है, लिख ही देता हूं मैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है। रॉ मटेरियल घट गया है, ओके। इसके चलते क्या हुआ है, सप्लाई चेन अफेक्ट हो गया है। इसके चलते क्या हुआ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये अफेक्ट कर गए हैं। और इसके चलते क्या हुआ है, अर्निंग्स अफेक्टेड है। अफेक्टेड क्या है, डिक्रीज ही कर गया, फाइन। तो अब क्या हो रहा है, जिस भी कंपनी ने हमारे बैंक से लोन लिया होगा, मान लो SBI से लोन लिया, यस बैंक से लोन लिया, ICICI से लिया, किसी से भी लिया, ठीक है, तो अब तो वो उसको पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो NPA बढ़ जाएगा, साफ सीधा बात है। ये समझ में आ गया। ये एक फैक्टर है कि वॉर हो रहा है, उसके चलते तुम्हारा इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, और इन्फ्लेशन जो है बढ़ गया, ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। तो ये सब प्रॉब्लम से एक ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, अब ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन और अदर जो तुम्हारा लिंकेजेस होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उसके चलते नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है फर्म का, मे भी बहुत सारे फर्म लॉस में चले जाएंगे, तो वो फिर कैसे बैंक का पैसा चुकाएंगे। तीसरा क्या हो रहा है, देखो, पोस्ट कोविड वर्ल्ड क्या कोशिश कर रहा है, रिकवरी का, ठीक है, और रिकवरी हो भी रहा है। यूएस फेड क्या किया है, ये अपना कैलिब्रेट किया स्टांस को, मॉनिटरी टाइटनिंग करना शुरू किया, ठीक है, मॉनिटरी टाइटनिंग। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो अपने बेसिक्स में से पढ़ लें, स्टैटिक्स में, कि अपना ये रेट को इस तरह से टाइटन करना शुरू करता है कि पैसा जो है, जो आपका डॉलर्स है, वो अमेरिकन सिस्टम से निकल के बैंक की तरफ जाए, ठीक है। वो मॉनिटरी टाइटनिंग कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू करेगा, ताकि पैसा मिलना मुश्किल हो जाए पीपल को, थोड़ा सा कम पैसा जाएगा मार्केट में, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी ग्लोबल चैलेंज की तरफ उभर रहा है, राइट। तो मॉनिटरी टाइटनिंग यूएस फेड कर रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ, भारत से ही तो पैसा निकलेगा, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो भारत के में जो जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट निकाल के ले जाएंगे, यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके चलते और क्या होगा, यूएस करेंसी के रिस्पेक्ट में रुपीज और फॉल करेगा। अब क्या होगा, फॉल करेगा तो ज्यादा रुपीज यूज करना पड़ेगा, किस लिए, अब हमें ज्यादा रुपीज यूज करना पड़ेगा, रुपीज मोर यूज करना पड़ेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ डॉलर, ठीक है। उतना ही, मतलब $1 के लिए जहां पर 70 रुपया देता था, $1 के लिए 75 रुपया देना पड़ेगा, तो अगेन जो नेट अर्निंग्स रुपीज में हो रहा है कंपनीज का, वो फिर डिक्रीज करेगा। तो फिर तो ये तीनों फैक्टर मिलकर क्या करेगा, ओवरऑल लोन पेइंग कैपेसिटी ही डिक्रीज करा देगा फर्म का, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण होगा कि बैंक्स का जो लोन है बहुत केसेस में बैड लोन्स हो जाएगा और NPAs में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये सिचुएशन वरिंग क्यों है इंडिया के लिए, इसका वरिंग होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले से ही हमारा NPA का सिचुएशन चल रहा है बहुत बुरा, और उसके बाद से और एक इतना NPA बनने का खतरा, मतलब एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा वाला बात हो जाएगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंड हो गया, इसमें कुछ है नहीं खास, बस यही है, इसमें बहुत सिंपल सा आर्टिकल है लेकिन इफेक्टिव आर्टिकल है, राइट। इसमें एक डेटा, अच्छा डेटा है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.9% इन 2021 सितंबर, राइट। और इसके बाद एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग देख रहे हैं कि कहीं 9.5% के आसपास ना चल जाए, जो कि सीवियर स्ट्रेस का सिचुएशन ला दे बाय सितंबर 2022। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का रोल क्या है फिक्सिंग ड्रग प्राइसेस में, ओके, फाइन कंट्रोल। तो हम लोग इसको देखते हैं पहले। wait a minute, it's good now, ओके, नाउ देखते हैं इसका रोल, देखते हैं। स्टोरी सो फार क्या है कि बोला जा रहा है कि प्राइस हाइक ऑफ 10% किया जाए, ओके। NPPA जो है अलाउ किया प्राइस हाइक ऑफ 10%, कौन सा ड्रग में, ड्रग लिस्टेड अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन,
ठीक है। और इसमें आता क्या क्या इस मेडिसिन में आता है, इस मेडिसिन में जैसे फीवर ट्रीट करने वाला मेडिसिन, इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं एनीमिया, ये क्या बोलते हैं उसको, चीनी की दवा, मतलब कि डायबिटीज की दवा एक्सेट्रा, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज मेडिसिन है, लाइक पैरासीटामोल, अजिथ्रोमाइसिन, राइट। तो ये सब जो है इसमें आता है। और ये किस पे प्रोपेल होता है, प्रोपेल्ड बाय राइज इन WPI, मतलब ये किससे अफेक्टेड है, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। ध्यान देने की बात है, रिटेल में नहीं, ये होलसेल में ये बातें होती है, ठीक है, WPI पे होगा ये, राइट। देखो, शेड्यूल ऑफ प्राइस ड्रग आर अलाउड टू इंक्रीज ईच ईयर बाय द ड्रग रेगुलेटर इन लाइन विद WPI। तो WPI के लाइन में से इंक्रीज करना, एंड द एनुअल चार्जेस इज कंट्रोल्ड बाय एंड द एनुअल चार्जेस इज कंट्रोल्ड, एनुअल चेंज क्या है, कंट्रोल्ड है, फाइन। और ये रेयरली कभी कभी ही आज तक क्रॉस किया है 5% मार्क को, ओके। बट अ फार्मा प्लेयर्स पॉइंटेड आउट, ये सब फालतू बातें हैं, एज पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 शेड्यूल ड्रग अबाउट, ठीक है, शेड्यूल ड्रग जो कि करीब करीब 15% है मार्केट में, फार्मा मार्केट में, उसका क्या है, उसको अलाउ करता है, उसका जो ये प्राइस है वो गवर्नमेंट इंक्रीज करता है WPI के हिसाब से। वही बाकी 85% जो है उसका ऑटोमेटिक 10% इंक्रीज होता है हर साल प्राइस, ठीक है। तो शेड्यूल ड्रग्स का कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। कितना करता है, WPI के प्रोपोर्शन में। और ये कितना है शेड्यूल ड्रग, 15% ही है, बाकी 85% का क्या सीन है, ये ऑटोमेटिक कितना इंक्रीज होता है, 10% ईयरली। यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ मच द प्राइस इंक्रीजेस पर ईयर, एंड दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी। मतलब एक पॉपुलेशन है जो कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन से, इतना ज्यादा डिजीज से हम लोग परेशान हैं, ठीक है ना। हम लोग रोस्टोव मॉडल के स्टेज 2 में आते हैं, प्री टेक ऑफ कंडीशंस में आते हैं, ओके। और हम लोग अभी भी ये दवाई पे 10% इंक्रीज कर रहे हैं ईयरली। खैर, ये पॉलिसी मैटर है, इस पर मेरा पूरा अधिकार है कि मैं इसको क्रिटिसाइज करूं। क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूं, इस पर क्रिटिकल हूं, और क्योंकि ये रिटर्न ये मिला है मुझे, ये प्रूफ, तो ये इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं। हु रेगुलेट्स द प्राइस, ऑब्वियसली NPPA रेगुलेट्स द प्राइस, 1997 में इसको किया गया था, और ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1995 टू 2013 के हिसाब से ये करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये देख लेता है सब, ये चेंजेस करता है, लीगल मैटर से डील करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बाकी सब बताया गया, मैंडेट्स क्या है, ओके। प्राइसेस कब रिवाइज किया जाता है, प्राइसेस रिवाइज कभी भी, किसी चीज का प्राइस आप कब रिवाइज करोगे, जब उसके रॉ मटेरियल बढ़ जाए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, या फिर ऐसा कुछ जो उसका फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेजेस से रिलेटेड कोई भी पैरामीटर है वो बढ़ जाता है प्राइस या घट जाता है, प्राइसेस को रिवाइज कर देंगे। सेम यहाँ भी प्राइसेस, बल्क ड्रग, रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लीट रेट, यूटिलिटी लाइक फ्यूल, पावर, डीजल, चेंज इन टैक्सेस, ड्यूटीज एक्सेट्रा, ये सब क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस ही तो है। अगर इसका दाम बढ़ जाएगा तो इसका भी, तो मेडिसिन का भी दाम बढ़ जाएगा, फाइन। द डिजीज ये तो बताएंगे मैंने। अच्छा, इनपुट कॉस्ट हाई क्यों होते हैं, क्योंकि हम 60 से 70% बगल से, मतलब चाइना से मंगवाते हैं, डिपेंडेंट ऑन चाइना। और आप बताएंगे कि चाइना के साथ हमारे कितने अच्छे अच्छे रिलेशन है ना। WPI इज डिपेंडेंट ऑन, अच्छा, और भी इनका कहना है कि आप WPI से प्लीज इसे मत बढ़ाया करें, क्योंकि WPI जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, प्राइस राइज इन बास्केट ऑफ गुड्स, ओके। और उस बास्केट ऑफ गुड्स में क्या होता है, मेडिसिन का ये आइटम आता ही नहीं है, that are not directly linked with item that go into cost of medicine, समझे, डायरेक्टली लिंकेज ही नहीं, मतलब ऐसे चीज के आधार पे बढ़ा रहे हैं इसका दाम, या दाम में बढ़ोतरी करने की संभावनाएं दे रहे हैं जो इसे कवर ही नहीं करता है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स है, जो आपका गॉज है इस इन्फ्लेशन को नापने के लिए, या इस प्राइस को रिवाइज करने के लिए, वो इन्फ्लेशन या वो गॉज या वो मैट्रिक्स सही से कवर ही नहीं कर पाता है इस चीज को। ये पूरा आर्टिकल सिंपल सा आर्टिकल है, बट स्टिल वेरी इनरिचिंग आर्टिकल। व्हाई इट इज वेरी इनरिचिंग, क्योंकि इसने NPPA का रोल बताया, किस आधार पे होता है, WPI के आधार पे कितना परसेंट मेडिसिन का होता है, 15% मेडिसिन का, जो कि शेड्यूल ड्रग्स है, राइट। और बाकी का क्या होता है, बाकी का 10% जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें पता चली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर, it teaches us many things, okay, fine. Without wasting any more time, let's move ahead. Oil import, I have already done this, we have done this, we have done this, and we have done this, right, the three things we have done, and with this we end today's newspaper. सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।